स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और मैं सुनाने जा रहा हूं आज आपको आतंक का पहाड़ कहानी का छठा भाग, पार्ट 6। मेरी उम्मीद थी कि मैं इसे जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा देता, लेकिन देर से पहुंच रहा है। उसके लिए क्षमा चाहता हूं। चलिए, बाकी बातें हमेशा की तरह अंत में शुरू करते हैं। आतंक का पहाड़ का पार्ट 6। देवराज चौहान की जब आंख खुली तो कमरे में रोशनी वगैरह वैसे ही थी। वो समझ नहीं पाया कि इस समय दिन है कि रात। कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी, परंतु वो रुकी पड़ी थी। आतंक के पहाड़ का ठिकाना तबाह करने के दौरान घड़ी खराब हो गई थी। घड़ी खराब हो गई होगी। टेबल पर निगाह पड़ते ही देवराज चांद के होंठ सिकुड़ गए। टेबल पर ट्रे और बर्तन नहीं थे, यानी कि कोई आया और ले गया था। बेड से उतरकर देवराज चांद आगे बढ़ा और दीवार के उस हिस्से को देखने लगा जो सड़क कर आने जाने का रास्ता बना देता था। टटोलने पर, ध्यान से देखने पर भी ऐसा कुछ नहीं नजर आया कि जिसके दम पर दीवार सरकाई जा सके। कोई फायदा नहीं। किसी मर्द का शांत स्वर एकाएक उसके कानों में पड़ा। ये भीतर से तब तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि हम नहीं चाहेंगे। मैं सिर्फ चेक कर रहा था, खोलने की मेरी कोई इच्छा नहीं, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। आपके विचार जानकर खुशी हुई। यहाँ बाथरूम नहीं है। यहाँ दुनिया की हर चीज मौजूद है जिसकी जरूरत इंसान को पड़ सकती है। आप जिस कमरे में मौजूद हैं, ये कमरा बेहद खास मेहमानों को दिया जाता है। आवाज पुनः आई। मतलब कि खास मेहमानों को तुम लोग इस तरह बंद करके रखते हो? जी नहीं, ये मेहमानों पर निर्भर है कि उनके लिए दरवाजा खुला रखा जाए या फिर बंद। मैंने बाथरूम के बारे में पूछा था। आप दाईं तरफ चलिए। दाईं तरफ? देवराज चांद ने निगाह घुमाई। वहां तो दीवार है। दीवार हट जाएगी, आप आगे बढ़िए। देवराज चौहान दीवार की तरफ बढ़ा। दीवार के करीब पहुंचते ही एकाएक दीवार का दरवाजे जितना हिस्सा एक तरफ सरक गया। सामने बेहद ही खूबसूरत बाथरूम नजर आने लगा। आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो हमें कह सकते हैं। आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। गजाला कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। मैडम व्यस्त हैं, मैं मिलना चाहता हूँ। सॉरी, मैडम को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इस तरह का हमें कोई ऑर्डर नहीं है। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। तुम गजाला से कहो कि सॉरी, आपकी ये बात मानी नहीं जा सकती। ये हमारी हद से बाहर है। कई पलों तक देवराज चांद के होंठ सिकुड़े रहे, फिर सिर झटककर बाथरूम में प्रवेश कर गया। उसके भीतर प्रवेश होते ही एक तरफ सरकी दीवार पुनः अपनी जगह पर आ गई। नहा धोकर देवराज चांद ने उतारे कपड़े फिर पहन लिए थे। बाहर आने के लिए उसने दीवार की तरफ कदम बढ़ाया तो वो एक तरफ सरक गई। देवराज चांद के कमरे में आते ही दीवार अपनी जगह वापस आ गई। टेबल पर गर्म कॉफी का प्याला रखा हुआ था। अगला दृश्य। देवराज चांद को उस बंद कमरे में कितनी देर बीती, इस बात का एहसास नहीं हो सका। कलाई पर बंधी घड़ी बंद पड़ी थी। खाने पीने का सामान उसके सामने वक्त पर हाजिर हो जाता। इन मामलों में देवराज चांद को किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, परंतु गजाला अभी तक नहीं आई थी। जहां तक देवराज चांद का ख्याल था, इस बंद कमरे में उसे 1 डेढ़ दिन हो चुका है। उसे बंद करके बात करके दोबारा न आना, गजाला का सारा तमाशा वो समझ रहा था। इस प्रकार उसे कमरे में बंद रखकर, उसकी तरफ से बेपरवाही दिखाकर वो उसका मनोबल तोड़ना चाहती थी, दिमागी तौर पर उसे कमजोर करना चाहती थी। इस बात को सोचकर देवराज चौहान कई बार मन ही मन मुस्कुरा चुका था और अपने इस विचार के प्रति दृढ़ था कि वो गजाला को उसके तमाशे का जवाब अवश्य देगा। इन्हीं सोचों के पश्चात देवराज चौहान ने बेड पर करवट ली तो फौरन सीधा होकर बैठ गया। सामने अथाह खूबसूरती की मालकिन गजाला खड़ी थी। देवराज चौहान फौरन समझ गया कि गजाला अपने उसी वैज्ञानिक स्टाइल में कमरे में प्रकट हुई होगी। अगर दरवाजे से आती तो अवश्य ही उसके आने की आहट मिल गई होती।
कैसी गुजर रही है देवराज चौहान? गजाला के चेहरे पर दिलकश मुस्कान उभरी। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराया। गजाला आगे बढ़ी और कुर्सी पर जा बैठी। बोर तो नहीं हुए? नहीं। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। मेरे पास सोचने को बहुत कुछ है। यानी कि व्यस्त रहे? गजाला हंसी। मैं भी अचानक व्यस्त हो गई थी, कोई खास काम आ गया था, लेकिन अब फ्री हूं। आओ, तुम्हें अपनी प्रयोगशाला दिखाती हूं जहां। अभी नहीं। क्या मतलब? गजाला के होंठों से निकला। मैं अभी अपनी सोचों से फारिग नहीं हुआ, व्यस्त हूं। जबकि तुम फारिग हो आई हो। मुझे फारिग होने में कुछ वक्त लगेगा। गजाला की गहरी निगाहों से देवराज गजाला ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम कितने घंटे पहले मेरे पास आई थी? देवराज चौहान ने पूछा। करीब 15 घंटे पहले। क्यों? अब तुम 15 घंटे बाद मेरे पास आना, तब मैं प्रयोगशाला देखूंगा। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। दोनों एक दूसरे की आंखों में कई पलों तक देखते रहे। एकाएक गजाला मुस्कुरा पड़ी। बहुत खूब। यहाँ 15 घंटे खामखा बंद करके रख कर तुमने बेवजह का जो अपना दम मुझे दिखाया। यहाँ 15 घंटे खामखा बंद रखकर तुमने बेवजह का जो अपना दम मुझे दिखाया है, वो बेकार रहा। भूल गई तुम कि ये छोटी छोटी बातें मुझ पर कोई असर नहीं दिखा सकती। याद था। गजाला बराबर मुस्कुरा रही थी। फिर भी मैंने ये सब करने में कोई हर्ज नहीं समझा। अगर तुम हिसाब बराबर करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं ठीक 15 घंटे बाद आ जाऊंगी। मेहरबानी। देवराज चांद का स्वर तीखा था। यहां तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं। गजाला उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ। 15 घंटे बाद फिर मुलाकात होगी। गजाला ने मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा और देखते ही देखते पहले की ही तरह उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। देवराज चांद की आंखों में जहरीले भाव नाचने लग गए थे। देवराज चांद ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि वो गजाला की इस प्रयोगशाला में ज्यादा से ज्यादा देर रहकर यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। अगर वो अब गजाला की प्रयोगशाला देख लेता तो गजाला ने उसके बाद उसे यहाँ से फौरन रुखसत कर देना था। परंतु देवराज चांद के सामने सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि वो यहाँ पर बंद था। बाहर जाने के लिए रास्ता कैसे बनाया जाता था उसे मालूम नहीं था। और दूसरी दिक्कत ये थी कि उस पर निगाह रखी जा रही थी। यहीं कहीं गुप्त कैमरा फिट था जो उसकी निगाहों में न आ पाया। ऐसे में वो कोई हरकत करता तो फौरन पकड़ी जाती। और अपनी प्रयोगशाला में उसकी किसी गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी गजाला। अभी तक तो वो खतरनाक शय उसके साथ प्यार से पेश आ रही थी, परंतु उसकी तरफ से कोई हरकत होने पर क्रोध में आकर वो कुछ भी कर सकती थी। और उसकी वैज्ञानिक शक्तियों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। बहरहाल देवराज चांद इस मौके की तलाश में था कि किसी तरह उसे यहां से निकलने का मौका मिले, ताकि वो अपने हिसाब से आसपास देख सके। गजाला के साथ प्रयोगशाला देखने पर उसे इधर उधर देखने का कोई फालतू मौका नहीं मिल सकता था। लेकिन देवराज चौहान की सोच पूरी नहीं हो सकी। उसे कमरे से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। उसके खाने पीने का सामान वो जापानी या चीनी ठीक समय पर लाता रहा। उसकी जरूरतें पूरी करता रहा। अगला दृश्य। आपको मैडम ने याद किया है। वही जापानी भीतर प्रवेश करके स्थिर लहजे में बोला। देवराज चांद का ख्याल था कि 15 घंटे हो चुके हैं, परंतु जिस बात की खातिर उसने जानबूझकर 15 घंटे बिताए थे वो सब बेकार रहा। उसे कमरे से निकलने का मौका नहीं मिल सका था। देवराज चौहान उस जापानी के साथ बाहर निकला। सामने बेहद खूबसूरत सफेद रंग की गैलरी थी। खाली और सुनसान थी। वो गैलरी जाने कितनी लंबी थी, कितने मोड़ थे, और उस गैलरी के बीच में भी दाएं बाएं रास्ते जा रहे थे। देवराज चौहान उस जापानी के साथ इतने मोड़ मुड़ा कि वो इस बात को ही भूल गया कि किस किस रास्ते से निकलकर वो यहां तक आया था। फिर वो जापानी उसे लेकर एक दीवार के समीप समीप पहुंचकर ठिठका। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से जापानी को देखा। जापानी खामोश रहा। चेहरा भावहीन था। तभी सामने की दीवार एक तरफ सरक गई। भीतर जाने का रास्ता बन गया। आप भीतर जा सकते हैं। मैडम आपके इंतजार में है।
जापानी ने कहा। देवराज चौहान सिर झटक कर भीतर प्रवेश कर गया। भीतर आते ही रास्ता बंद हो गया। देवराज चौहान की घूमती निगाह गजाला पर जाकर स्थिर हो गई, जो कि बहुत बड़ी टेबल के पीछे बैठी थी। इस जगह को ऑफिस जैसा रूप दे रखा था। एक तरफ दीवार के साथ रैक बने हुए थे, जिसमें करीने के साथ असंख्य फाइलें लगी हुई थी। टेबल पर भी कुछ फाइलें पड़ी थी। एक खुली फाइल टेबल पर गजाला के सामने भी मौजूद थी। टेबल पर इस्तेमाल होने वाला और भी तरह तरह का सामान पड़ा हुआ था। गजाला देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, खनकते स्वर में गजाला ने कहा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। बहुत आराम किया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी पर जा बैठा। लेकिन आराम का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मतलब? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। तुम जानबूझकर यहाँ ज्यादा वक्त बिता रहे हो, ताकि यहाँ के बारे में जान सको, प्रयोगशाला के बारे में मालूम कर सको कि वो कहाँ पर है। लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। गजाला मुस्कुराहट भरे लहजे में कहे जा रही थी। तुमने 15 घंटे बिताने का जो बहाना मुझे सुनाया, मैं उसी से समझ गई कि तुम्हारे मन में असल में क्या है। मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, पूरी इज्जत दे रही हूँ। इस पर भी तुम्हारे ऐसे ख्याल हैं कि? देवराज चांद मुस्कुराया। मैंने कुछ गलत किया? नहीं, लेकिन तुम्हारा इरादा ठीक नहीं था कि? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मेरी जगह और कोई होता तो वो भी ये जानने की चेष्टा करता कि वो कहाँ है। और मैंने तो ऐसा सिर्फ सोचा था, किया कुछ नहीं। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रहे। देवराज चौहान, तुम बहुत खतरनाक इंसान हो, चालाक हो। तभी तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए काम करो। खतरनाक और चालाक तो तुम भी बहुत हो। ये तुम्हारी समझदारी का ही नमूना है कि इतनी बड़ी प्रयोगशाला तुमने अपने दम पर कामयाबी से खड़ी कर रखी है। तुम्हारे इकट्ठा किए वैज्ञानिक अपने मकसद में निरंतर सफल होते जा रहे हैं। लेकिन बेवकूफी का भी नमूना है कि तुम विश्व विजेता बनना चाहती हो, वो काम करना चाहती हो जिसके पीछे सिर्फ तबाही और मौत है, सफलता नहीं। तुमने आने वाले वक्त को देखा है? गजाला खिलखिलाई। नहीं, क्या होगा इसकी कल्पना मैं आसानी से कर सकता हूं। मेरी मानो तो अपना ये इरादा छोड़ दो। क्यों दुनिया को खतरे में डालना चाहती हो? अपनी चाहत पूरी करने के लिए? भाषण मत दो देवराज चौहान, मैंने तुम्हें इसलिए यहां नहीं बुलाया। गजाला का खूबसूरत चेहरा क्रोध से लाल सुर्ख हो गया। रही बात दुनिया को खतरे में डालने की, तो मैं किसी को खतरे में नहीं डालना चाहती। अगर दुनिया वाले मेरी बात मान लेंगे तो एक इंसान का भी बाल बांका नहीं होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता की परत उभरी। मतलब कि तुम समझती हो सारे तुम्हारी बात मान जाएं, तुम्हारे सामने झुक जाएं। मैं जानती हूं मेरी बात आसानी से मानी नहीं जाएगी, लेकिन मैं दुनिया वालों को समझा दूंगी कि वो लोग मुझसे जीत नहीं सकते। मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अपनी ताकत का नमूना दिखाने में अगर 2-4 लाख लोगों की जान चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? धरती का बोझ कुछ कम हो जाएगा? देवराज चांद के चेहरे पर कड़वे भाव उभर आए। धरती का बोझ? मासूमों की जान लेकर तुम धरती का बोझ कम करोगी? धरती का बोझ कम करना हो तो सबसे पहले खुद को खत्म कर दो। अपने जैसे 50 को खत्म करो। जरूरत पड़े तो मुझे खत्म करो। ऐसा करने पर ही शायद धरती का बोझ कम होगा। 2-4 लाख नहीं, 2-4-100 लोगों को मार देने से ही धरती पर से जैसे करोड़ों पापी आदमियों का बोझ कम हो जाएगा। लेकिन शुरुआत अपने से करना। एकाएक गजाला हंस पड़ी। तुम तो तर्क भी अच्छे देते हो। खैर छोड़ो, आओ प्रयोगशाला तो देख लो। अगला दृश्य। देवराज चौहान देवराज चौहान प्रयोगशाला देखकर मन ही मन ठगा सा रह गया। दुनिया के कई देशों से वास्ता रखने वाले 100 से भी ऊपर नामी वैज्ञानिक उस प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। प्रयोगशाला इतनी बड़ी थी कि घूमते घूमते सारी प्रयोगशाला देखने में 1 घंटा लग गया। साथ में वैज्ञानिकों के असिस्टेंट मिलाकर उनकी संख्या 500 को छू रही थी।
देवराज चांद को समझते देर नहीं लगी कि इन सब के सामने गजाला ने ढेर सारी अंधी दौलत फेंकी होगी, जिसके नीचे दबकर ये वैज्ञानिक खुशी खुशी काम कर रहे हैं। गजाला उसे हर चीज समझाती रही, कई बातें बताकर उसे प्रभावित करती रही, लेकिन देवराज चांद के मस्तिष्क में तो खतरे का तूफान उमड़ पड़ा था। समझता तो वो पहले से भी था, लेकिन अब जो हद से ज्यादा यकीनी तौर पर समझ रहा था वो ये कि गजाला बहुत जल्द पूरी दुनिया में मौत का तूफान लाने जा रही है। अगर इसे ना रोका गया तो आने वाले वक्त में जाने क्या से क्या हो जाए। देवराज चांद प्रयोगशाला देखता रहा और खतरों को सोचों के पैमाने से तोलता रहा। फिर गजाला उसे लेकर एक कमरे में पहुंची। वो कमरा किसी बिजली घर जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने बिजली का तरह तरह का सामान कमरे में डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाकर वापस नीचे रख दिया हो और बिजली का सारा सामान उस कमरे की दीवारों से जा चिपका हो। देवराज चांद पैनी निगाहों से वहां की हर चीज देखने लगा। एक तरफ जमीन की ओर झुकता हुआ बहुत बड़ा बिजली का बोर्ड था, जिस पर असंख्य कई रंगों के दबाने वाले बटन लगे हुए थे। पचासों तरह के इंडिकेटर थे। इसी तरह की और भी जाने कैसी कैसी चीजें बोर्ड पर फिट हुई पड़ी थी। बोर्ड के ठीक ऊपर दीवार पर बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी और बोर्ड के ठीक सामने सिर्फ एक ही कुर्सी मौजूद। सब कुछ देखने के बाद देवराज चांद की निगाह गजाला पर टिकती चली गई। गजाला के चेहरे पर मुस्कान थी, परंतु आंखों में मौत से भरी खतरनाक चमक लहर रही थी। यह क्या है? देवराज चांद ने पूछा। यहां, गजाला खिलखिलाकर आगे बढ़ी और बोर्ड के सामने कुर्सी पर बैठती हुई बोली, देवराज चांद, इस कुर्सी पर बैठकर मैं पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती हूँ। इतनी जानें ले सकती हूँ कि तुम अपनी बाकी की उम्र उन लाशों को गिनने में लगा दो तो शायद वो भी कम रहे। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ गई। वहीं खड़े खड़े उसने सिगरेट सुलगाई। ये देखो, कहने के साथ ही गजाला की उंगलियां बोर्ड पर मौजूद बटनों पर व्यस्त हो गई। देखते ही देखते सामने लगी स्क्रीन रोशन हो उठी। अगले ही पल स्क्रीन पर छोटी छोटी सुइयां चमकने लगी, जैसे कि पूरी स्क्रीन ही भर गई। उन्हें गिन पाना संभव नहीं था। देवराज चांद भिजी आंखों से स्क्रीन को देखे जा रहा था। इन सुइयों को दिखाकर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? जवाब में गजाला ने जोरदार कहका लगा उठी जवाब में गजाला जोरदार कहकहा लगा उठी और साथ ही साथ वो पुनः बटनों से खेलने लगी। स्क्रीन से सुइयां गायब हो गई और करीब 60 फीट ऊंचा, 15 फीट की गोलाई लिए मिसाइल टाइप की आकृति स्क्रीन पर नजर आने लगी, जो कि चांदी की तरह चमक रही थी। स्क्रीन पर अब क्या है देवराज चांद? शायद मिसाइल? देवराज चांद के होंठ भिज गए। ये, गजाला हंसी, उन सुइयों में से एक सुई है जो तुमने स्क्रीन पर देखी थी। देवराज चांद चौंका। नहीं समझे? गजाला ने गर्दन पीछे घुमाकर गजाला ने गर्दन घुमाकर पीछे खड़े देवराज चांद को देखा। तुम्हारा मतलब कि ये सुइयां नहीं, सैकड़ों मिसाइलें थी? देवराज चांद के होंठों से निकला। हाँ, उन सबको स्क्रीन पर लाने के लिए फोकस छोटा करना पड़ा, जिसके कारण तुम्हें वो सुइयां लगी। इससे ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी संख्या कितनी होगी। अच्छी तरह देख लो कि स्क्रीन पर नजर आने वाली मिसाइल कितनी लंबी और चौड़ी है। देवराज चांद के सामने गजाला रूपी खतरे की गहराई धीरे धीरे आती जा रही थी। उसे जितना गजाला को समझा था वो उससे भी ज्यादा बड़े खतरों की मालिक थी। गजाला ने पुनः अपनी निगाहें स्क्रीन पर टिका दी। ये मिसाइल वैसी नहीं है जैसी दुनिया के देशों के पास है और युद्ध में इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता देखने में ये वैसी जरूर लगती है, और ना ही इसका काम वैसा है जैसा उन मिसाइलों का है। स्क्रीन पर निगाहें टिकाए देवराज चांद ने सिगरेट का कश लिया। इस मिसाइल में मौत रूपी जहरीली गैस भरी पड़ी है। जहां ये गिरेगी, फटते ही इसमें भरी जहरीली गैस 1,500 किलो तेज रफ्तार के साथ फैलती चली जाएगी और उस 1,500 किलोमीटर के दायरे में सांस लेने वाली जो भी चीज आएगी, वो चाहे इंसान हो या जानवर, सेकंडों में मर जाएगी। अब तुम खुद सोचो कि ये जहरीली गैस से भरी मिसाइल दुनिया के किसी व्यस्ततम शहर में गिरे तो वो शहर और 1,500 किलोमीटर में आने वाले बाकी के शहर लाशों से भर जाएंगे।
उनमें कोई भी सांस लेने वाला जिंदा नहीं रहेगा। वो लाशों का शहर बन जाएंगे। और इस बात का तो अंदाजा लगा सकते हो कि जब सिर्फ एक मिसाइल कहीं पर गिरेगी तो पूरी दुनिया में मौत का आलम छा जाएगा। बाकी देशों के लोग खौफ से बचने की खातिर इधर उधर दौड़ते नजर आएंगे। हर कोई खुद को बचाने की चेष्टा करेगा, लेकिन कोई नहीं बच सकेगा। कोई कहीं भी छिप जाए, लेकिन सांस लेने के लिए उन्हें हवा तो चाहिए होगी, ऑक्सीजन तो चाहिए होगी, और उसमें घुल चुकी होगी जहरीली गैसें। सांस लेते ही खत्म। देवराज चौहान, मेरा ये एक मिसाइल कितनी तबाही फैला सकता है, और इस वक्त मेरे पास ऐसे 700 मिसाइल हैं। इन मिसाइलों में से इन मिसाइलों से मैं कितनी दुनिया खत्म कर सकती हूँ, ये तो तुम आसानी से सोच सकते हो। ऐसा दुनिया का कौन सा देश है जो मेरे आगे नहीं झुकेगा? जो नहीं झुकेगा, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगी। दो चार देशों को नक्शे से साफ करना भी पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत दुनिया पड़ी है जिस पर मैं अपना झंडा फहराऊंगी। पूरे विश्व पर राज करूंगी। विश्व विजेता बनूंगी मैं। मिसाइलों के कारनामे के बारे में जानकर देवराज चौहान स्तब्ध सा रह गया था। और वो सारी 700 मिसाइल इस दुनिया के बड़े बड़े देशों के खास शहरों के निशाने पर फिट कर रखी है। मेरे यहाँ बटन दबाने की देर है कि अभी पूरी दुनिया हिल जाएगी, और कुछ ही देर में तुम्हें स्क्रीन पर लाशें ही लाशें दिखा सकती हूँ। और नहीं, देवराज चौहान ने व्याकुलता से कहा, तुम ऐसा नहीं करोगी। गजाला ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अभी ऐसा कुछ भी करने का मेरा इरादा नहीं है। इरादा होता तो कब का सब कुछ हो गया होता। गजाला उठकर देवराज चौहान की तरफ पलटते हुए मुस्कुराकर बोली, अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि विश्व के साथ मैंने जो युद्ध करना है उसकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ वक्त बाकी है, और जिस दिन मैं मैदान में आऊंगी उसके कुछ ही दिनों में मैं विश्व साम्राज्ञी बन जाऊंगी। विश्व साम्राज्ञी गजाला। कहने के साथ ही गजाला खतरनाक कह कहा लगा उठी। देवराज चौहान बुत सा बना गजाला को देखता रह गया। उसका दिल कर रहा था कि अभी गजाला को खत्म कर दे, परंतु उसे यह भी मालूम था कि गजाला को वो खत्म नहीं कर पाएगा। इस वक्त और हर वक्त वो अपनी वैज्ञानिक शक्तियों से लैस रहती है। पेट पर बंधी लेदर की बेल्ट के ऊपर जो बटनों वाली प्लेट लगी है, उस पर जो बटन लगे हैं, उन बटनों के दम पर वो ना जाने क्या क्या खतरनाक कारनामे सेकंडों में कर डालती है। ऐसे में जब तक वो उसकी जान लेगा, उससे पहले गजाला उसे खत्म कर देगी। इस समय गजाला की तरफ हाथ बढ़ाना बेवकूफाना हरकत थी। अपनी मौत को दावत देना था। देवराज चौहान अर्ध पागल गजाला को देखे जा रहा था, जो कि वास्तव में शक्तिशाली ताकत थी, जो कि कभी भी दुनिया को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर सकती थी। कह कहा रोक कर गजाला ने खतरनाक निगाहों से देवराज चौहान को देखा। क्या सोच रहे हो देवराज चौहान? होश उड़ गए ना? देवराज चौहान के होठों से बोल तक न फूटा। अब बताओ, मुझे कौन रोक सकता है विश्व साम्राज्ञी बनने से? कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में कोई शक्ति गजाला के सामने नहीं ठहर सकती। मेरे सामने नहीं ठहर सकती। यह मेरी अथाह दौलत का नतीजा है। मेरी बरसों की मेहनत का नतीजा है। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। दिन रात एक कर दिया, अपनी नींद हराम कर दी। सैकड़ों बार दौलत कमाने के लिए मौत के मुंह में कूदी, क्योंकि मेरी प्रयोगशाला को दौलत चाहिए थी। मैं विश्व साम्राज्ञी बनने के अपने सपने को हर कीमत पर पूरा करना चाहती हूँ। आज की तारीख में पूरी दुनिया भी मिल जाए तो मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मेरे बढ़ते कदम पूरी दुनिया को रौंद कर रख देंगे। क्या मैं गलत कह रही हूँ देवराज चौहान? देवराज चौहान गंभीर चिंतित भाव से सिर हिलाया। देवराज चौहान ने गंभीर चिंतित भाव में सिर हिलाया। नहीं, तुम ठीक कहती हो, सरासर ठीक कहती हो। देवराज चौहान एक एक शब्द पर जोर देकर कह रहा था। कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि जब ये सब करोगी
तो कितने मासूम निर्दोषों की जानें जाएंगी। लाखों लोगों की मौत का बोझ अपने सिर पर, अपने सीने पर उठा पाओगे तुम? गजाला के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाची। अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। मेरा एकमात्र अंतिम ध्येय सिर्फ विश्व विजेता है, विश्व को जीतना, उस पर राज करना, हुक्मरानी करना। गजाला के चेहरे पर वैसी भाव उभरे। कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है, दुनिया को जीतने वाले को इस बात से क्या लेना देना। राजा अपनी फौज के मरे सिपाहियों की गिनती नहीं करता, वो तो सिर्फ यह देखता है कि जिस मकसद को पाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी वो पूरा हुआ कि नहीं, वो जीता कि नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पिता खुमान सिंह और दादा जवाहर सिंह की परंपरा रही है कि खून बहाओ और राज करते रहो। खून बहाना मेरे खानदान की परंपरा रही है, इसलिए लोगों की लाशों के बदले में मुझे लाशों के बदले में इसलिए लोगों को लाशों में बदलने में मुझे कोई परहेज नहीं है। अगर पूरा विश्व मेरी बात मानेगा तो एक भी नहीं मरेगा, नहीं मानेगा तो मैं सारी दुनिया तबाह कर दूंगी। देवराज चौहान आहत भाव से गजाला को देखता रहा। वो जानता था कि गजाला को समझाने का कोई फायदा नहीं है। थापर गजाला को समझा समझा कर थक चुका था, परंतु गजाला जैसे पूरी दुनिया को तबाह करने पर आमादा थी। हालांकि गजाला थापर से शादी करना चाहती थी, परंतु थापर की बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी कारण ड्रग्स किंग थापर गजाला को पसंद नहीं करता था और गजाला थापर को अपना बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। एक बात तो बताओ बताओ गजाला, देवराज चांद गंभीर था। अगर कहीं कल को तुम जैसी ताकत लेकर कोई तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ, फिर तुम क्या करोगे? वो तुम्हारी राह में पचासों रुकावटें खड़ी करेगा। पागल हो गए हो? गजाला ने तीखे स्वर में कहा। जो वैज्ञानिक शक्ति मेरे पास है वो किसी के पास हो ही नहीं सकती। यहां तक पहुंचने में मैंने न जाने कितने बरस लगा दिए, तब कहीं जाकर। यह भी तो हो सकता है कोई और एकदम लार्ज स्केल पर अपना काम करे और 2 बरस में ही वो तुम्हारे बराबर की ताकत हासिल कर ले, या फिर इतनी ताकत तो हासिल कर ही ले कि तुम्हें अपने मकसद में कामयाब ना होने दे। असंभव, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, गजाला ने दांत भींचकर कहा। अब देवराज चांद कैसे बताता कि दुनिया को बचाने की खातिर उससे टकराने के लिए वो टापू पर प्रयोगशाला का निर्माण कर चुका है और बहुत ही जल्द तेजी के साथ वहां काम शुरू होने जा रहा है। आज तक की गई डकैतियों की अरबों की दौलत वो प्रयोगशाला पर लगा चुका था। कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। मैंने अभी तुम्हें पूरी तरह अपनी ताकत नहीं दिखाई। ये मिसाइलें तो मेरी ताकत का मामूली सा उदाहरण है। मेरी पूरी शक्ति देखोगे तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। देवराज चांद जानता था कि गजाला सच कह रही है। अब तुम बताओ, तुमने क्या फैसला किया? कैसा फैसला? मेरे साथ काम करने का। मेरी ताकत तो तुम देख ही रहे हो। दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं। जितना मांगोगे मिलेगा, जो चीज चाहोगे वो मिलेगी। बोलो, मंजूर है मेरी बात? देवराज चांद को इस बात का बराबर एहसास था कि वो गजाला का कैदी है और उसकी जगह पर है। ऐसे में उसके मुंह से अगर ऐसा कोई भी शब्द नहीं निकलना चाहिए कि गजाला क्रोध में आकर उसकी जान ले ले। उसे जो भी कहना होगा संभल कर कहना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? गजाला ने देवराज चांद को घूरा, फिर एकाएक मुस्कुरा पड़ी। अगर तुम इनकार भी करते हो तो अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अभी मेरे पास वक्त है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि तुमने मेरे पापा खुमान सिंह की जान ली थी। इस पर भी मैं तुम्हें जिंदा छोड़े हुए हूं, इसलिए कि मैं तुम्हारी हिम्मत और समझदारी की कायल हूं। तुम्हें अपना साथी बनाना चाहती हूँ। जिस दिन मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरी बात कभी नहीं मानोगे, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो मुझे सोचने का वक्त दो। देवराज चांद इस वक्त तो इस खतरनाक शय से छुटकारा पाना चाहता था। ऐसी बातों के फैसले फौरन खड़े पांव नहीं किए जाते। मैं जानती थी तुम ऐसी ही कोई बात कहोगे, लेकिन कोई बात नहीं। कब तक अपने जवाब को इस तरह लंबा खींचते रहोगे? मेरे पास इतना वक्त नहीं है।
ज्यादा देर तक तुम्हारे जवाब का इंतजार कर सकूं। जब तक तुम्हारे पास वक्त मौजूद जब तक तुम्हारे पास मौजूद वक्त खत्म हो जाए, तो तब मेरे पास जवाब के लिए आ जाना। जब तुम्हारे पास मौजूद वक्त खत्म हो जाए, तो मेरे पास जवाब के लिए आ जाना। अवश्य आऊंगी देवराज चौहान, गजाला ने मुस्कुराकर दृढ़ता भरे खतरनाक स्वर में कहा। मन ही मन देवराज चांद ने चैन की सांस ली कि ये वक्त तो टला। साथ ही देवराज चांद ने थापर का जिक्र करके बातों के रुख को बदलना चाहा। थापर से मुलाकात हुई? नहीं, गजाला ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं लंबे समय से व्यस्त रही हूँ। कई देशों का काम हाथ में लिया कई देशों का काम हाथ में तो लिया था। प्रयोगशाला के कार्यों के लिए मुझे दौलत की जरूरत थी, लेकिन अब जल्दी ही थापर से मुलाकात करूंगी। 2-3 महीने की व्यस्तता ही बाकी है। अगर तुम ये ग... अगर तुम ये सब गलत काम छोड़ दो, तो थापर तुम्हें अपना सकता है, तुम्हारे साथ शादी कर लेगा। पागल हो तुम? मेरी निगाहों में जिस तरह मेरा मकसद अहमियत रखता है, उसी तरह थापर अहमियत रखता है। इन दोनों मामलों का आपस में कोई वास्ता नहीं। यह कहकर तुम खुद को धोखा दे रही हो गजाला। गजाला ने देवराज चांद को घूरा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि थापर तुम्हें क्यों पसंद नहीं करता, क्यों तुमसे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करता। देवराज चांद एक एक शब्द पर जोर देकर कह रहा था। क्योंकि तुम्हारे कदम जिस तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो थापर को पसंद नहीं है। वो तुम्हें कई बार इन कामों के लिए मना कर चुका है, परंतु तुम उसकी बात सुनना पसंद नहीं करती। अगर तुम जिद्दी हो, तो थापर तुमसे ज्यादा जिद्दी है। जब जब तक तुम उसकी बात नहीं मानोगी, उसकी निगाहों में अपनी इज्जत नहीं बना सकोगी। मेरी मानो तो अपने पागलपन को छोड़ दो। दुनिया को ना तो आज तक कोई जीत सका है और ना ही कभी जीत सकेगा। जिसने भी कभी ऐसी कोशिश की, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। गजाला के होंठों पर बराबर मुस्कान छाई रही। देवराज चौहान ने उसके चेहरे के भाव देखे, फिर गहरी सांस लेकर कह उठा। लगता है शायद मुझे समझाना नहीं आता, तभी तो। नहीं देवराज चौहान, गजाला पूर्ववत अंदाज अंदाज में बोली। तुम्हें समझाना आता है, बहुत अच्छी तरह आता है। बात को निशाने पर मार कर चोट करना तुम्हें बखूबी आता है। लेकिन मैं किसी भी स्थिति में हालातों से समझौता नहीं कर सकती। एक के लिए दूसरे को नहीं छोड़ सकती। मेरी निगाहों में मेरी पसंद की हर चीज का महत्व अपनी जगह है। थापर मेरा है और मेरा ही रहेगा। आज नहीं तो कल वो मेरा बनकर ही रहेगा। जब मैं दुनिया को जीत लूंगी, तो थापर खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। उस समय हर कोई थापर को विश्व सम्राट के रूप में जानेगा। तब बेकार के वहम तुम पाल रही हो गजाला। ना तो तुम कभी दुनिया को जीत सकोगी, और ना ही इस तरह कभी तुम थापर को हासिल कर पाओगी। देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। तुम अभी मुझे ठीक से नहीं जानते देवराज चौहान। मैं जो सोच लेती हूँ, वो पूरा करके ही रहती हूँ। थापर को अपना बनाना है, तो एक दिन उसे अपना बनाकर ही रहूंगी। गजाला ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। मैं तुम्हें तो नहीं जानता, लेकिन थापर को अच्छी तरह जानता हूँ। वो अपनी जिद का बहुत पक्का है। तुम्हारे पीछे दुनिया दीवानी हो सकती है, लेकिन थापर नहीं। वो उन लोगों में से है जो। रहने दो देवराज चौहान, इन बातों का कोई फायदा नहीं। अगर, देवराज चौहान ने अपनी बात जारी रखी, तुम दुनिया को जीतने का बोगस ख्वाब छोड़ दो, तो देर सवेर में थापर हर हाल में तुम्हारा होकर रहेगा गजाला। वो उसकी बात पर ध्यान न देकर गजाला कहका लगा उठी। बोगस ख्वाब? तुम अच्छी तरह देख चुके हो कि मेरे पास कैसी कैसी ताकत है। इस पर भी तुम मेरे उद्देश्य को बोगस कहते हो? ये तो समझदारी वाली बात नहीं हुई देवराज चौहान। ठीक कहती हो तुम, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। समझदारी वाली बात तो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। कोई दूसरा करे तो वो बेवकूफ हो गया। रहने दो देवराज चौहान, मैं बेकार की बातों में पढ़कर अपना वक्त खराब नहीं करना चाहती। मेरा एक एक मिनट कीमती है। और वैसे भी अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। कहाँ? बंबई? कैसे जाऊंगा मैं? चिंता मत करो, गजाला मुस्कुराई। मेरे पास सब इंतजाम है। देवराज चांद सोच भरी निगाहों से गजाला को देखने लगा। एक बात तो बताओ गजाला, देवराज चौहान बोला। यहाँ पर ना तो मुझे जमीन नजर आ रही है और ना ही आसमान।
ये कौन सी जगह है, कहाँ पर स्थित है? और देवराज चांद, तुम पहले भी कई बार मुझसे पूछ चुके हो कि मेरी प्रयोगशाला कहाँ है। तुम कब से ये बात जानने को उत्सुक हो? गजाला ने स्थिर लहजे में कहा। मतलब कि तुम नहीं बताना चाहती? नहीं, मैं नहीं बताना चाहती, गजाला ने स्पष्ट कहा। यह प्रयोगशाला जमीन के भीतर पाताल को छूती हुई हो सकती है, या फिर आसमान के ऊपर भी हो सकती है। अगर इन दोनों जगहों पर नहीं है, तो जाहिर है जमीन और आसमान के बीच अधर में कहीं लटक रही होगी। देवराज चांद गजाला को घूरने लगा। कुछ कहना चाहते हो? एकाएक गजाला मुस्कुराई। हाँ, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, देवराज चांद ने कस लिया, लेकिन तुम्हें कहने का कोई फायदा नहीं। कहा उससे जाता है जो बात को समझ जो बात को समझने की चेष्टा करे। लेकिन तुम्हारे दिमाग पर विश्व को जीतने का पागलपन सवार है। तुम वैज्ञानिक शक्तियों के दम पर ताकत पाकर किसी को कुछ नहीं समझ रही। अगर अपनी यही ताकत, यही सब कुछ मानव कल्याण पर लगाया होता, दुनिया का भला करती, तो हर कोई तुम्हें अच्छे मन से याद करता। और तुम फिर उन्हीं बातों पर आ गए देवराज चौहान। तुम ठीक कहती हो, कोई भी सही बात तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। मैं मानता हूं तुम अपनी ताकत के दम पर एक बार की दुनिया को हिला सकती हो, पूरे विश्व का खाना पीना सोना हराम कर सकती हो, लेकिन विश्व को जीत नहीं सकती। गजाला खिलखिला उठी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब तुम बंबई जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, एक दिन का काम है वहां, उसके बाद मैं बंबई पहुंच जाऊंगा। जैसा तुम कहो, गजाला हंसी। लेकिन याद रखना, बंबई में मल्होत्रा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मल्होत्रा? देवराज चौहान के दांत भिज गए। हाँ, हिंदुस्तान में आतंक के पहाड़ के नाम से जाना जाने वाला मल्होत्रा। हिंदुस्तान में काम करेगा तो मल्होत्रा बन जाएगा, पाकिस्तान में काम करेगा तो अब्दुल बन जाएगा, चीन में काम करेगा तो चांद ली बन जाएगा, अमेरिका में रॉबर्ट, नेपाल में थापा। गजाला ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन असल में मेरे आदमी किसी देश से वास्ता रखना पसंद नहीं करते, उनका वास्ता सिर्फ मुझसे है। अब बंबई में तुम्हें मल्होत्रा का मुकाबला करना होगा। वैसे मैं जानती हूं कि वो तुम जैसे इंसान से जीत नहीं पाएगा, और मल्होत्रा की मौत का मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो हारा हुआ मोहरा बन चुका है, और ऐसे मोहरों की मौत की मैं परवाह नहीं करती। यूं समझो, जो सजा मैं उसे अपने हाथों से देती, वो मैं तुम्हारे हाथों से दिलवा रही हूँ। देवराज चौहान आंखों में कठोरता लिए गजाला को देखता रहा। गुड बाय देवराज चौहान, बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी। मुस्कुराकर कहते हुए गजाला ने अपनी पेट पर बेल्ट में सेट कर रखी प्लेट का एक बटन दबाया। गजाला की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। उस रुई के छोटे से गोले को देखते हुए गजाला ने प्लेट पर लगे एक और बटन को दबाया, तो देखते ही देखते वो रुई का गोला भी निगाहों से ओझल हो गया। देवराज चौहान, गजाला गर्वपूर्ण ठहाका लगा उठी। तुम अभी भी मेरी ताकत को नहीं समझ सके, नहीं पहचान पाए। मैं मैं गजाला, विश्व साम्राज्ञी बनने वाली गजाला। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके देवराज चौहान। मैं अजय हूँ, अजय, अमर। कई पलों तक गजाला का विजयपूर्ण कह कहा वहां गूंजता रहा। अगला दृश्य। देवराज चौहान के होंठों से करार निकली। बेहोशी के गर्त में डूबा डूबा उसका मस्तिष्क धीरे धीरे सक्रिय होने लगा। बंद आंखों में ही पुतलियां तेजी से इधर उधर घूमने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी पलकें खुली। आसपास देखा, खुद को उसने पेड़ की छांव में लेटा पाया। अगले ही पल देवराज चौहान को सब कुछ याद आ गया। वो जल्दी से उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। ये कोई पार्क था, बहुत से लोग वहां नजर आ रहे थे। चंद ही पलों में देवराज चौहान ने उस जगह को पहचान लिया। ये दिल्ली का बिरला मंदिर था। देवराज चौहान को लग रहा था कि जैसे वो चंद ही पलों पहले बेहोश हुआ था और फौरन ही होश में आ गया, जबकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर बेहोश रहा। गजाला की वैज्ञानिक ताकत का नमूना उसने देख लिया था। वास्तव में अपने आविष्कारों में वो हद से ज्यादा तरक्की कर चुकी है। ऐसे में गजाला का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके जैसे ही आविष्कारों की इजाद न कर ली जाए।
देवराज चांद वहां से उठा और कुछ आगे आने पर उसे बिरला मंदिर में ही लगा पब्लिक बूथ नजर आया। वहां उसने पुलिस हेडक्वार्टर में फोन किया। वो इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े से बात करना चाहता था, परंतु हेडक्वार्टर से पता चला कि इंस्पेक्टर वानखेड़े अपने फ्लैट पर मिलेगा। रिसीवर रखकर देवराज चांद बिरला मंदिर से बाहर आ गया। दोपहर हो रही थी। सूरज ठीक आसमान में के बीचों बीच चमक रहा था। गर्मी काफी ज्यादा महसूस हो रही थी। देवराज चांद ने वहां से टैक्सी ली और आगे बढ़ गया। 15 मिनट बाद देवराज चांद ने एक जगह टैक्सी रुकवाई और बिल चुकता करके आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर ठिठक गया। एक फ्लैट पर उसकी निगाह अटकी। वो इंस्पेक्टर वानखेड़े का फ्लैट था। देवराज चांद के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसने जेब में मौजूद रिवॉल्वर पर हाथ फेरा और वानखेड़े के फ्लैट की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। बेल की तीव्र आवाज गूंजने पर इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े की आंख खुली। फुर्सत मिलने पर वो हेडक्वार्टर से 1-2 घंटे की नींद लेने के लिए घर पर आ जाता था। 1 घंटा उसे नींद में डूबे हो चुका था। आंखें मलने के पश्चात वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। वानखेड़े ने दरवाजा खोला। अगले ही पल उसके पेट से रिवॉल्वर की नाल आ लगी। सामने देवराज चांद को देखकर वानखेड़े चौंका। उसकी नींद से भरी आंखें पूरी खुल गई। देवराज चांद उसे रिवॉल्वर की नाल से धकेलकर भीतर लाया और भीतर से सिटकनी चढ़ा दी। तुम? वानखेड़े के होंठों से निकला। वो अभी तक हैरान परेशान था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि देवराज चांद इस तरह कभी उसके सिर पर आ चढ़ेगा। देवराज चांद के चेहरे पर मुस्कान उभरी। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है वानखेड़े? तुम्हारा इस तरह मेरे पास आना हैरान होने वाली बात ही तो है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मैं हर समय तैयार रहता हूँ। वानखेड़े अब खुद को संभाल चुका था। छोड़ो इस बात को। मैं गिरफ्तार होने के लिए नहीं आया। देवराज चांद आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। रिवॉल्वर का रुख वानखेड़े की तरफ ही था। तुम भी बैठ जाओ। वानखेड़े भी कुर्सी पर जा बैठा। वो एकटक देवराज चांद को देखे जा रहा था। शायद उसके आने की वजह जानने की चेष्टा कर रहा था। तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था? देवराज चांद होंठ सिकोड़कर बोला। क्या मतलब? वानखेड़े शांत रहा। वो समझ रहा था कि देवराज चांद क्या कहना चाहता है। तुमने आतंक के पहाड़ को ये क्यों कहा कि मुझे खत्म कर दे? वानखेड़े के होंठों पर मुस्कान बिखर गई। अगर मैं ऐसा ना कहता तो विमान के सारे यात्री सही सलामत वापस कैसे आते? उन सबको बचाना भी तो था। हालात ऐसे थे कि न तो मैं विमान तक पहुंच सकता था और न ही मुझे मालूम था कि आतंक का पहाड़ विमान का अपहरण करके उसे कहां ले गया। ऐसे में तुम वहां थे और तुम ही उन सबको बचा सकते थे। मेरी ये सोच, ये ख्याल गलत भी नहीं निकला। जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। ये भी तो हो सकता था कि मैं तुम्हारी सोचों के खिलाफ चल पड़ता। देवराज चांद ने उखड़े लहजे में कहा। आतंक का पहाड़ मुझे अपना साथी बनाने के लिए अथाह दौलत देने को तैयार था। वानखेड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। लेकिन मैं जानता था कि तुम कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकते जो हिंदुस्तान को तबाह करने में लगे हों। इस बात का उदाहरण मैं सिंगापुर में देख चुका हूँ, जहां पुजारी भटनागर हिंदुस्तान में हिंसा फैलाने की खातिर कैंप खोलकर गुमराह युवकों को प्रशिक्षण दे रहा था और तुमने उस कैंप को जान पर खेल कर तबाह किया था, जबकि असल में वो कैंप गजाला का था। पुजारी भटनागर तो मात्र उसका मोहरा था। देवराज चांद वानखेड़े को घूरता रहा। तुक्के वाले खेल मत खेला करो वानखेड़े। कभी कभी भारी नुकसान हो जाता है। किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना ठीक नहीं होता। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। कंधा देवराज चांद का हो तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर वो बंदूक तो देश के दुश्मनों पर ही चलाई है। मुझे खुशी है कि इस मामले में मेरा विश्वास तुम पर खरा उतरा। वानखेड़े ने मुस्कुराकर कहा और हाथ आगे बढ़ाकर टेबल पर पड़े पैकेट में से सिगरेट निकाल कर सुलगाई। ये तो बाद में मालूम हुआ हमें कि आतंक के पहाड़ का ठिकाना कहाँ था। तुमने उस ठिकाने को बहुत बढ़िया ढंग से तबाह किया। मैं आज सुबह ही वहां से सर्वे दल के साथ वापस लौटा हूँ। इतनी बड़ी पहाड़ी में बना ठिकाना कैसे तबाह कर दिया तुमने? इसके लिए तो बहुत ज्यादा बारूद की जरूरत थी। इतना बारूद तुम्हें कहाँ से मिला? वहां बारूद पहले ही बिछा रखा था,
ताकि उस जगह को कभी भी तबाह करने की नौबत आए तो किया जा सके। वैसे भी वहां इतना बारूद मौजूद था जो कि हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को तबाह कर देता। बहुत जल्द वो सारा बारूद हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में फैलने जा रहा था। उस ठिकाने को उड़ाने के दौरान वह बारूद भी फटा था। वानखेड़े के चेहरे पर दिलचस्पी के भाव उभरे। जरा खुलकर बताओ कि वहां पर क्या हुआ था। तुमने कैसे सबको बचाया, कैसे ठिकाना तबाह किया। देवराज चांद के चेहरे पर गंभीरता थी। वही सब बताने के लिए मैं खास तौर पर तुम्हारे पास आया हूँ। और यह भी जान लो कि आतंक का पहाड़ असल में गजाला का एजेंट था, जो तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी की कार्रवाइयां। क्या? वानखेड़े चिढ़ पड़ा। गजाला का आदमी? हाँ, उस सारे मामले के पीछे गजाला का हाथ था। देवराज चांद गंभीर स्वर में कहे जा रहा था। जब मैं आतंक के पहाड़ का ठिकाना तबाह करके निकला तो गजाला अपनी वैज्ञानिक शक्ति का इस्तेमाल करके मेरा अपहरण करके मुझे अपनी प्रयोगशाला में ले गई थी। और तुम गजाला की प्रयोगशाला देख आए हो? वानखेड़े हक्का बक्का सा कह उठा। हाँ, गजाला ले गई थी। देवराज चांद ने सिर हिलाया। तुम गजाला के बारे में जान चुके हो कि वो कैसे विश्व को खतरे में डालने जा रही है। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार या दुनिया का कोई देश गजाला का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके वैज्ञानिक शस्त्र हैं ही ऐसे। फिर भी एक बार मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं। अपने अफसरों व सरकार को अलर्ट कर दो। लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तुमसे ये बात कहना मेरा फर्ज था। मैंने गजाला की प्रयोगशाला में बहुत कुछ देखा। उसने अपनी ताकत के नमूने दिखाए, जबकि मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि उसने मुझे अपनी ताकत का केवल ऊपरी हिस्सा दिखाया है। असल ताकत को मुझे नहीं दिखाया। लेकिन उसकी ताकत का ऊपरी हिस्सा भी इतना खतरनाक था कि उससे वो पूरी दुनिया में तबाही फैला सकती है। मात्र उसी ताकत के दम पर वो दुनिया के आधे देशों को जीत सकती है। लेकिन गजाला के मुताबिक अभी उसके चंद खास अहम आविष्कार बाकी हैं। उन आविष्कारों के पूरा होने पर वो तैयारी के साथ दुनिया को जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। और मेरे ख्याल में खूनी खेल खेलने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए, लाखों मासूमों को पल भर में मौत की नींद सुलाने के लिए गजाला बहुत जल्द मैदान में उतरने वाली है। वानखेड़े ने बेचैनी से पहलू बदला। देवराज चांद की गंभीर निगाह वानखेड़े पर ही थी। मेरे ख्याल में गजाला अपना सोचा कर गुजरेगी। वानखेड़े ने व्याकुल भाव से कहा। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसके पास जो ताकत है, उसकी काट किसी देश के पास भी नहीं है। और गजाला के बारे में किसी को कुछ बताने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सच बात तो यह है कि मैं भी तुम्हारी बात पर विश्वास न करता, अगर मैंने खुद गजाला की असलियत न जानी होती। मैं लाख कोशिश कर लूं अपने देश के हुक्मरानों को गजाला के बारे में बताने की, लेकिन वो लोग मुझे पागल समझेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में ऐसी अद्भुत ताकतों आविष्कार क्योंकि उनके ख्याल से ऐसी अद्भुत ताकतों आविष्कारों की इजाद कोई नहीं कर सकता। और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन्हें विश्वास दिलाने के लिए ठोस सबूत पेश कर सकूं। ऐसे में मैं चुप रहना ही ठीक समझता हूं। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि वानखेड़े ठीक कह रहा है। जितना मैंने पहले सोचा था, अब महसूस हो रहा है कि गजाला के पास उससे कहीं ज्यादा ताकत है, जबकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अभी भी उसकी ताकत को ठीक तरह से नहीं जानता। सोचने के पश्चात वानखेड़े ने बेचैन स्वर में कहा। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरी बात का कौन विश्वास करेगा? ये तुम जानो। आने वाले खतरे से आगाह करना मैं जरूरी समझता था। तुम मुझे बताओ, आतंक के पहाड़ के ठिकाने पर और गजाला की प्रयोगशाला में क्या क्या हुआ। देवराज चांद बताने लगा। अगला दृश्य। देवराज चांद के खामोश होते ही वानखेड़े ने पहलू बदला। मतलब कि तुम नहीं मालूम कर सके कि गजाला की प्रयोगशाला कहां पर है? गजाला को बेवकूफ समझने की चेष्टा मत करो वानखेड़े। वो बहुत ही चालाक, खतरनाक है, हमेशा सावधान रहती है। ऐसे में वो किसी को हवा क्यों न लगने दे ऐसे में वो किसी को हवा क्यों लगने देगी अपनी प्रयोगशाला के बारे में? और जहां तक मेरा ख्याल है, प्रयोगशाला में काम करने वाले भी नहीं जानते होंगे कि प्रयोगशाला कहां पर है। गजाला इस बारे में हद से ज्यादा सावधानी से काम ले रही है।
सोचों में डूबे वानखेड़े ने सिगरेट एस्ट्रे में मसली और उठ खड़ा हुआ। मैं चाय बनाता हूँ, इसे देख रहे हो? देवराज चांद ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाई। वानखेड़े ने रिवॉल्वर को देखा। कोई चालाकी करने की चेष्टा मत करना, देवराज चांद ने तीखे स्वर में कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वानखेड़े के होंठों पर मुस्कान उभरी। इस समय मेरा ध्यान तुम्हें गिरफ्तार करने पर नहीं, बल्कि गजाला की तरफ है। तुम रिवॉल्वर जेब में रख सकते हो। लेकिन देवराज चांद ने रिवॉल्वर हाथ में ही रखी। वानखेड़े किचन में चला गया। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। चेहरे पर सोचों के भाव उभरे। बीते वक्त के सारे हादसे उसके मस्तिष्क में हलचल पैदा कर रहे थे। वानखेड़े चाय ले आया। दोनों चाय पीने लगे। तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं हो सका कि गजाला की प्रयोगशाला धरती के कौन से हिस्से में हो सकती है? इस बारे में कुछ तो अपना ख्याल कायम किया होगा। बेवकूफी वाली बात मत करो। मुझे तो वहां न जमीन नजर आई न आसमान, और गजाला तो अपने मुंह से बताने से रही कि उसकी प्रयोगशाला कहाँ है। देवराज चांद ने तीखे स्वर में कहा। मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम हिंदुस्तान के आला कमान को गजाला का मामला ठीक से समझा पाते हो या नहीं। वानखेड़े कुछ नहीं बोला। देवराज चांद चाय समाप्त करके उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, अगर ये बात तुम्हारे डिपार्टमेंट में खुल जाए कि तुमने अपने घर में इश्तिहारी मुजरिम देवराज चांद को चाय पिलाकर खुशी खुशी विदा किया है, तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। देवराज चांद की बात सुनकर वानखेड़े के होंठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। अब कहाँ जाओगे? वानखेड़े ने पूछा। बंबई। एकाएक देवराज चांद के चेहरे पर मौत के सर्द भाव फैलते चले गए। गजाला के मुताबिक आतंक का पहाड़ बंबई में मेरे पहुंचने का इंतजार कर रहा है, ताकि मेरी हत्या करके अपनी हार का बदला ले सके। वानखेड़े के होंठ सिकुड़ गए। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे बंबई पहुंच रहा हूं। तुम? हाँ, दो काम है। हो सका तो आतंक के पहाड़ को गिरफ्तार करूंगा, और मुझे तुमसे भी तो 15 करोड़ लेना है। शायद दोनों निपट जाएं। कहते हुए वानखेड़े मुस्कुरा पड़ा। देवराज चांद दरवाजे की तरफ बढ़ा। जा रहे हो? हाँ। 15 करोड़ तैयार रखना, पास में है ना? है। बंबई में मुलाकात हुई तो मिल जाएंगे। कहने के साथ ही देवराज चांद ने रिवॉल्वर जेब में डाली और खुले दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। चलिए दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं, जानबूझकर, क्योंकि अब आगे उसकी टक्कर शुरू हो जाएगी आतंक के पहाड़ या मल्होत्रा से। गजाला वाला एपिसोड कुछ ज्यादा नहीं लटक गया? खैर, इसी को क्रिएटिव लिबर्टी कहते हैं, जो जिसके बारे में मैं हर एपिसोड में बात करता हूँ। ये गजाला, उसमें ज्वालामुखी में बहुत खतरनाक लेडी थी, लेकिन इसने बड़े आसानी से जाने दिया था वहां से देवराज चौहान को सारा माल लेकर। वहां से ये लोग बहुत जबरदस्त खजाना लेके निकले थे। मतलब आमतौर पर क्या होता है कि करीब करीब हर कहानी में मैंने देखा है कि अब देखो, जैसे पिछली कहानी में इन्होंने सोना लूटा, लेकिन वो सोना कहाँ है? देवराज चौहान को तो नहीं मिला। ऐसे ही हर कहानी में माल आता है हाथ में, लेकिन देवराज चौहान के पास नहीं रहता। कुछ एक कहानियां हैं जिनमें उसमें ज्वालामुखी वो है, क्योंकि इन्होंने उसमें वो जो खुमान सिंह था, उसका बहुत जबरदस्त खजाना था जिसे लूटा। यानी वो मेरे ख्याल से 15-20 बैलगाड़ियां थी, अगर मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, तो उनमें भरकर आया था वो खजाना। काफी बड़ा खजाना था जिसे ये उसके पास से लूट कर लाए थे। सो अपेरेंटली माल तो बहुत है देवराज चांद के पास, लेकिन हाँ, उल्टा जगमोहन जो है, उसे बड़ी फिक्र पड़ी रहती है कि भाई वो ना सिगरेट पीता है ना शराब पीता है। वो कहता है कि मुझे जब भी नशे की जरूरत पड़ती है, मैं जाकर दौलत को गिनने लग जाता हूँ, नशा हो जाता है। खैर, उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। मैंने जानबूझकर कहा था कि मैं शाम को अपलोड नहीं करूंगा। मुझे लगा कि चलो दोस्तों को थोड़ा सा झटका दिया जाए। तो उम्मीद है आप में से लोगों ने बुरा नहीं माना होगा।
मैंने ऑलरेडी इसे स्केड्यूल कर दिया है, ये 7 बजे के करीब पब्लिश हो जाएगा। रिकॉर्ड तो कर दिया मैंने। और जिन दोस्तों ने ये उम्मीद नहीं लगा रखी होगी 5वां एपिसोड सुनकर कि आज शाम को शायद ना आए, हो सकता है उन्हें अच्छा लगे। भाई की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट ही समझ लो। चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस कहानी को अगले 2-3 भागों में खत्म करके फिर वीकेंड पे नई कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। कहानी वार्ता चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी अवश्य कर दिया कीजिए दोस्तों। ऐसा मैंने सुना है कि लाइक करने से जो है ना, इसकी रीच बढ़ती है, फिर ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचेगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा है, 500 सब्सक्राइबर्स आ गए तो आपको बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, वंदे मातरम।